सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ये अगला पार्ट है, जिसमें कि हम लोग जीके और जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता है, आसान क्वेश्चन है। टारगेट 30 में 30 लगाइएगा। एग्जाम आप लोग का बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग इसमें 30 में 30 देखते हैं कितने कैंडिडेट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है कि क्या है। व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। फटाक से आंसर टिक कीजिए, क्या होगा इसका। क्वेश्चन देखते ही आप लोग को आंसर पता चल जाना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल एनर्जी, सन, मैकेनिकल एनर्जी या फिर पावर प्लांट। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्य यानी कि सन। ऊर्जा जो है पृथ्वी पर ये किस चीज़ से बना है, तो ये सूर्य से बना है, सभी कोई जानता होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आप लोग को बतानी है। इस प्रकार का शॉर्ट में एक न्यूमेरिकल आप लोग का हर साल लगभग आ जाता है। वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी निकालने के लिए आप लोग को पूछेगा। कभी आप लोग का फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। जो पढ़े उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए यही क्वेश्चन टफ होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, एफ इक्वल टू होता है r/2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, निकालने का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू r/2। वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, यानी कि r/2, 20/2, 2 से 20 10 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा तो 10 10 हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखिए, आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विद्युत इस्त्री का तापन तत्व ये किससे बना होता है। विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन। व्हाट इज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ। बताइए कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है ये किस चीज़ से बना होता है। तांबा, निक्रोम, अल्मुनियम या फिर लोहा, किस चीज़ से बना होता है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज किए होंगे घर में, तो उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, जो गर्म होता है, वो किस चीज़ से बना होता है। तो ये बना होता है तांबा से नहीं, नाइक्रोम से। नाइक्रोम जो एलिमेंट है ना, इससे बना होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर से आप लोग का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति बताना है आप लोग को, मतलब कि पावर। ए बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, सेक्शन इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। आप लोग को बताना है कि पावर इसका क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है V इक्वल टू 220 वोल्ट, सबसे पहले लिखेंगे V इक्वल टू 220 वोल्ट। I इक्वल टू दिया गया है 0.5 एम्पियर, तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमें निकालना है शक्ति यानी कि पावर। पावर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। शक्ति इक्वल टू होता है V इंटू आई। V यहाँ पर दिया गया है 220 वोल्ट, गुना में 0.5 कर देंगे, 220 गुना 0.5। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 110। अब 110 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पावर का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, वाट होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 110 वाट। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फैराडे, मिल्टन, ऑस्टेड या फिर थॉमसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 12th पढ़े उनको तो पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। आप लोग का एक चैप्टर था धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए हैं, तो ये किए थे ऑस्टेड जो वैज्ञानिक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। याद रखिएगा, आप लोग आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को मापता है कौन सा। वेग, वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, द्रव्यमान मास और भार वेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जड़त्व को मापता है द्रव्यमान मास। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटीज। राइट आंसर क्या होगा, ओम होगा, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर या फिर प्रति ओम प्रति मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से याद कीजिए, कई बार आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी जो होता है, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, ओम और मीटर। राइट आंसर इसका इस टाइप से भी आप लोग का दे सकता है। इस टाइप से भी अगर ऑप्शन कहीं पर दे रहा है ना ओम मीटर, तो आप लोग को लगा देना है टिक, सही आप लोग का हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं यहाँ पर, जो फिगर आप लोग को दिख रहा है, इसमें आप लोग करके बताइए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल प्रतिरोध निकाल कर बताइए। तो देखते हैं क्या आता है आप लोग का, कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए इसको कैसे करना होता है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा फिगर आप लोग को मिल जाता है और बताया जाता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप लोगों को किस टाइप से निकालना होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए R2, R3 और R4, ये जो आप लोग को दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये आप लोग का एक सीध में है, यानी कि पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल यानी कि पार्श्वक्रम, जो हिंदी मीडियम है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये जो आप लोग का दिख रहा है R2, R3, R4, ये पैरेलल लगा हुआ है, पार्श्वक्रम में लगा हुआ है। जो R1 रेजिस्टेंस है 86 ओम, ये आप लोग को जो दिख रहा है ये आप लोग का सीरीज में है। सबसे पहले पैरेलल निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, 1/में RP = क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप लोग को 10th में ही पढ़ना है, आप लोग को पता होगा। सीरीज निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इस टाइप से। तो आप लोग को सबसे पहले पैरेलल निकालना है, यानी कि यहाँ पर पैरेलल में निकालेंगे तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है 1/80 ओम, 1/60 और 1/80, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और पहले इसका मान निकालेंगे। कितना आएगा देखिए आप लोग करके, 1/80 प्लस 1/60 प्लस 1/80, इसको निकालिए कितना आएगा। डायरेक्ट इसका 20 से हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40, 20 तेईस 60, 20 चौका 80, 4, 20 तेईस 60 और 4, फिर से 20 चौका 80, 20 गुना 4 गुना 3 करेंगे, 20 चौका 80 गुना 3, यानी कि कितना आएगा 80 गुना 3, तो 8 3 24, 240, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 240। ध्यान से समझिएगा, 240 लिखेंगे, 80 से 240 करेंगे तो कितना बार में आएगा, 8 3 24, यानी कि 3। इसी टाइप से 60 का करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 24, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस फिर से 3, यानी कि 4 3 7 और 8 9 10, 10 बटा में यहाँ पर आ जाएगा 240, 10 बटा में 240, यानी कि 0 से 0 काटेंगे तो आ जाएगा सिर्फ 24। 24 को जोड़ेंगे यहाँ पर अब सीरीज में डायरेक्ट। ये तो पैरेलल आपका जो पैरेलल मान था ये तो आप लोग का निकल गया, 24 आ गया। अब हम सीरीज में निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 86 और प्लस में 24। जब 86 और 24 ऐड कीजिएगा तो आप लोग का कितना आएगा, 110। 110 कहाँ पे है देखिए यहाँ पर, 110 ओम, जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन। समझ गए। फिर से एक बार देखिए और इसको अच्छे से समझिए, किस टाइप से आप निकाले हैं ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 110 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, जो कि बैक्टीरिया के दबाव से बनते हैं। जब बैक्टीरिया सड़ गल जाते हैं तो उसके बाद जो चीज़ बनता है वो कौन सा चीज़ है, अल्कोहल, कोयला, बायोगैस, लकड़ी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कोयला। कोयला जो है जीवों के बैक्टीरिया के दबाव से बहुत दिनों जब हो जाता है, सड़ गल जाते हैं, तो उसके बाद कोयला बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वस्थ मानव आँख के दूर और निकट बिंदु ये क्रमशः होते हैं। मतलब कि सबसे कम, सबसे पहले पूछा गया है कि आँख का दूर बिंदु और उसका निकट बिंदु यानी कि नज़दीक का बिंदु ये कितना होता है। ऑप्शन देखिए, 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत, 0 और अनंत, या फिर अनंत और 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है कि स्वस्थ मानव का आँख का दूर बिंदु, सबसे पहले मानव जो आँख है, ह्यूमन आई, ये कितना दूर तक देख सकता है। उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे नज़दीक कितना दूर तक देख सकता है। तो ये आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है इसका, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आँख का दूर बिंदु क्या है, ये अनंत है। अनंत कैसे है, क्योंकि देखिए तारा ये सब कितना दूर है, वहाँ से जो लाइट आता है हम लोग देख पाते हैं। सूर्य इतना दूर है, वहाँ से हम लोग जो लाइट आता है उसको भी देख लेते हैं। तो ये तो इन्फिनिटिव हो गया। जो आँख का दूर बिंदु है वो तो अनंत है। लेकिन जो नज़दीक का बिंदु है, जो सबसे कम नज़दीक आदमी देख सकता है, वो है 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। ध्यान से समझ लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। गैर धातु यानी कि नॉन मेटल्स। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली। राइट आंसर क्या होगा, अम्लीय होते हैं, क्षार, लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं, एसिड, बेस, सॉल्ट, या फिर नॉन ऑफ दिस। आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोग को एक वीडियो लाएंगे कैसे आप लोग को एग्जाम देना है। एग्जाम का टेंशन आप मत लीजिए, बस केवल तैयारी करते रहिए। राइट आंसर देखिए नॉन मेटल हो जाएगा। ये होता है अम्लीय यानी कि एसिड। गैर धातु यानी कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं अम्लीय। वहीं पे अगर मेटल्स के ऑक्साइड पूछ दिया जाए तो वहाँ पर हो जाएगा क्षार, बेस। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। उपधातु यानी कि ना तो मेटल ना तो नॉन मेटल, मेटलोइड जो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। राइट आंसर बताइए क्या होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, Ga और As।
Ga यानी कि क्या होगा, गैलियम। As यानी कि आर्सेनिक। राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा उपधातु है? तो आप लोग जितने भी उपधातु है ना, ज़्यादा नहीं है, आप लोग सारे को याद कर लीजिएगा, कहीं से भी आप लोग का ऑप्शन उठाकर दे सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये एक उपधातु है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाकर देखिए, जितने भी उपधातु है ना उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित है? देखिए हार्ड क्वेश्चन ही है, छोटा क्वेश्चन को बड़ा लेंदी किया जाता है ताकि आप लोग का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाए। बाकी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप लोग का आंसर पता होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इट बेस्ड ऑन अ मेरिट? बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये किस पर बेस है, किस पर आधारित है, ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का आप लोग का पता चल गया होगा, राइट आंसर क्या होगा। जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर, आप लोग पढ़े होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग घी फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से घी बनाने की जो प्रक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शायद सभी को पता होगा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या होगा, जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। लोहे की जस्ते की परत, लोहे पर जो जस्ता की परत होता है, जेड एंड जिंक, उसकी जो परत चढ़ाया जाता है, इसको कहा जाता है जस्तीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर देखिए क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर्स विथ सल्फर इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखिए, बताइए। देखिए प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? बाय हुम वाज रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड? हेनरी बैक्वेरल, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर मैडम क्यूरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, इसकी जो खोज किए थे, ये किए थे हेनरी बैक्वेरल। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है? श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता। व्हाट इज द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? कितनी होती है बताइए? 16 से 12,000 हर्ट्ज, 16 से 40,000 हर्ट्ज, या फिर 15 से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज? कितनी होती है? शायद सभी को पता होगा, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज क्या होता है? ये आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। जो मनुष्य की श्रवण क्षमता होता है, सुनने की क्षमता, ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ना तो 20 से नीचे सुन सकता है और ना तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आप लोग को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? एयर में साउंड की जो स्पीड होती है कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, या फिर 220 मीटर पर सेकेंड? राइट आंसर हो जाएगा, हवा में जो ध्वनि होता है साउंड, इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साउंड से ही एक और क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता है? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड? ऑप्शन देखिए, बताइए। देखिए जो ध्वनि होता है साउंड, इस पर देखिए माध्यम की आर्द्रता में परिवर्तन, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, माध्यम में जो आर्द्रता होता है ह्यूमिडिटी, ये जो है साउंड पर प्रभाव डालता है, इफेक्ट होता है इससे। जो आर्द्रता होता है ना, ये कम ज़्यादा होगा तो इसके साउंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा। माध्यम के तापमान में परिवर्तन, अगर माध्यम में जो तापमान है, टेम्परेचर, वो भी अगर कम ज़्यादा होता है तो उससे भी जो साउंड है ये भी, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर देखिए माध्यम के दबाव में परिवर्तन, दबाव क्या होता है? प्रेशर। अगर कहीं पे प्रेशर है तो इससे ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है, साउंड इससे कोई इस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि दबाव से, प्रेशर से इसको कोई लेना देना नहीं है, ध्वनि जो है वही रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। अगर कहीं पे प्रेशर आ रहा है, चेंज इन प्रेशर ऑफ मीडियम, तो इससे कोई इसको लेना देना नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा ध्वनि में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्र में पानी का नीला रंग ये किसके कारण होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, एक होता है आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है, सेम वही क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ गया है फंसाने के लिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी। तो शायद सभी को पता होगा आकाश का रंग नीला क्यों होता है, समुद्र का रंग पानी का रंग नीला क्यों होता है, या फिर सुबह के टाइम पर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये सबका कारण एक है, यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन इतना देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए पानी के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन मतलब समझ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी के कारण होता है समुद्र में पानी का जो रंग नीला होता है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार। टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, ये किया जाता है अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, आँख का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक कलर ऑफ द आई, कॉर्निया, रेटिना, पुतल या फिर आइरिस। राइट आंसर क्या होगा, आँख से भी हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं कलर, तो ये किस चीज़ से देख पाते हैं, कौन सा चीज़ है इसमें जो हेल्प करता है। एक ऐसे भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन आइरिस। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दूरदृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आसान क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर देते हैं। याद रखिएगा जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें यूज किया जाता है उत्तल लेंस। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें किया जाएगा अवतल लेंस। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किस चीज़ से बना होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। अभी इससे पहले आप लोगों को कराया था कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट है वो किस चीज़ से बना होता है, तो उसका होता है नाइक्रोम। यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछा गया है, तो ये डब्लू टंगस्टन जो एलिमेंट है इससे यूज किया जाता है। इसके फिलामेंट में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके जो बीच में जो फिलामेंट होता है जो जलने में मदद करता है, तो वो बना होता है टंगस्टन से। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। समझ गए। चलिए लास्ट का 5 क्वेश्चन है जो कि आप लोग का जीके का है, देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग का आता है राज्य और राजधानी से, कभी कभार पूछ देता है। बताइए कि मणिपुर की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा या फिर दिसपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर की जो कैपिटल है ये है इम्फाल। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एक बार आप जितना भी कैपिटल है उसका जो आप लोग का राज्य राजधानी है उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ये कहाँ पे है। द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। बताइए कोलकाता में है, चेन्नई में, बेंगलुरु या फिर दिल्ली। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इसी प्रकार का आसान आसान क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, नृत्य से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात। कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान का जो लोक नृत्य है कालबेलिया है, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य में कई सारे लोक नृत्य होते हैं तो उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। एक आप लोग आएगा वाद्य यंत्र जो किस व्यक्ति से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आता है कई बार नहीं आता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा, बांसुरी से है, सरोद, सितार या फिर वीणा, इसी प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा। राइट आंसर आप लोग का बताना होगा। हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध है बांसुरी से, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बांध से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर ऑप्शन। जितने भी बांध हैं उसको एक बार देखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर ऑप्शन। तो इस वीडियो में आप लोग को टॉप 30 क्वेश्चन कराया जीके और जीएस का, जो कि आप लोग के पैरामेडिकल बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। सारा क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं।
जितने भी आसान क्वेश्चन हैं जो कि कई बार पूछ दिए जाते हैं तो आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन जहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।